हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन टुडे सेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल. So friends, today's session going to be really important because in this session we're going to discuss about most important aspect जो आपके उड़ीसा एसएसबी लेक्चरशिप के अंदर अभी दो कंसेप्ट है जो रहते हैं. बाकी आपको पता है हमारा सारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. तो इसके अंदर आज जो आप मेरे साथ करने वाले हैं वो है टेस्टिंग के बारे में, यानी कि नॉर्म रेफरेंस, जो क्राइटेरिया इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या है, इनके बारे में समझेंगे. प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है, लाइक प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव. साथ के साथ वी ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी क्वान्टिटिव एंड क्वालिटेटिव काइंड ऑफ रिसर्चेस के अंदर जो सैम्पलिंग है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है रिसर्च का मेजर अप्रोचेस का, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे. बस इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा था जो था सैम्पलिंग. हालांकि सैम्पलिंग के सिलेबस में मेंशन नहीं है आपके, बट स्टिल यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई एम अज्यूमिंग कि ये क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग सैम्पलिंग बन सकता है. तो इन दोनों टॉपिक को आज हमें कवर करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं असेसमेंट के बारे में, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट असेसमेंट. जब भी हम यहाँ पे असेसमेंट करते हैं, यानी कि किसी चीज़ का अगर हम आकलन करना चाहते हैं या मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन करना, आकलन करना हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक जो एक्सपेक्ट है वो रहता है. क्योंकि देखना कि कितना जो प्रोसेस, जो भी प्रोग्रेस आपकी लर्निंग के अंदर आ रहा है, तो वो कितना आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर कितना सुधार आ रहा है. तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट के थ्रू ही हमें पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ द लर्निंग प्रोग्रेशन इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ द एक्सपेक्ट दैट वी आर गेनिंग इट. तो असेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट जिसमें आप सभी तरीके के डिफरेंट मेथड्स का, प्रोसेस का यूज़ करते हैं रिगार्डिंग कि जिसमें आप डेटा को गैदर करें और एविडेंस निकाल कर रख रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कितना चेंज हो रहा है. असेसमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर अगर कहा जाए तो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मेजर करना, स्टूडेंट के अंदर कितना लर्निंग है, और साथ के साथ स्टूडेंट के अंदर बिहेवियरल चेंज कैसा आ रहा है या एटीट्यूडल शिफ्ट किस तरीके से बच्चे में हमें देखने को मिल रहा है, तो वो असेसमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है. असेसमेंट तीन तरीके के हैं: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग. असेसमेंट विच इज़ नोन टू बी वॉट, कि जिसमें आपका असेसमेंट फॉर, जिसमें हम ऑन गोइंग प्रोसेस में असेसमेंट कर रहे हैं, वेयर वी वांट टू गेन द अंडरस्टैंडिंग कि कोई चीज़ अगर है तो वो किस तरीके से लीड कर रही है, कैसे उसके अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, किस तरीके से प्रोसेस ओरिएंटेड है. तो असेसमेंट दैट टेक्स प्लेस व्हाइल द लर्नर इज स्टिल एंगेजिंग इन द लर्निंग प्रोसेस, दैट इज नोन टू बी फॉर्मेटिव काइंड ऑफ असेसमेंट, कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस है. ऑन द अदर साइड देयर इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग. Assessment of learning is, which means what, the summative kind of assessment, like whatever the concept is there, हम at the end उसके अंदर देखना चाहते हैं कि उसमें क्या चेंज देखने को मिला है. जैसे कि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन, आपका एनुअल एग्जामिनेशन जो होता है, वो आपके समेटिव काइंड ऑफ असेसमेंट में आते हैं. यानी कि द असेसमेंट ऑफ लर्निंग दैट रेफर्स टू द स्ट्रेटजीज व्हिच इज डिजाइन टू कंफर्म व्हाट द स्टूडेंट्स नो. स्टूडेंट को कितना पता है, स्टूडेंट कितना प्रोफिशिएंसी अपने लर्निंग के अंदर लेकर आए, तो उसके अंदर गोल है जो हमारा, क्या वो मेट हुआ या नहीं हुआ, लर्निंग के अंदर पूरा प्रोडक्टिव आउटकम हमें देखने को मिला या नहीं मिला, प्रोफिशिएंसी या मास्टरी कंसेप्ट में देखने को मिली या नहीं मिली. तो वो एट द एंड प्रोसेस को जब जजमेंट किया जा रहा है तो वो मेरा समेटिव के अंदर आता है. तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग है. असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स व्हाट, कि व्हेन द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट देयर ओन वर्क, जब स्टूडेंट अपने वर्क को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, इज अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. So, for example, that right now you are learning about the assessment and simultaneously you are trying to give the answer of the questions, कि जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको कितना समझ आ पा रहा है, कितने तरीके से आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस है, आप उसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं. तो वो असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर आता है. यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग व्हेन द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, यूजुअली सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, एंड डिसाइड व्हाट देयर नेक्स्ट लर्निंग विल बी. सो असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर आता है. तो तीन तरीके की लर्निंग हमारी है, लेकिन इस लर्निंग के अलावा, इन असेसमेंट के अलावा, यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखने को मिलता है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट में, मूल्यांकन और निरूपण में. अब यहाँ पर असेसमेंट तो हमें पता है कि एक तरीके का गैदर करना डेटा को अबाउट एविडेंसेस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ऑन गोइंग प्रोसेस हमारा कह रहे हैं, वी ट्राइंग टू इम्प्रूव समथिंग, वी ट्राइंग टू गेन द प्रोडक्टिव आउटकम. तो उसके लिए हम प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं, प्रोसेस पे वर्क कर रहा है. लेकिन इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द जजमेंट कहलाता है. अगर असेसमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है तो इवैल्यूएशन एट द एंड चलता है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव द क्वालिटेटिव जजमेंट रिगार्डिंग द एंटायर प्रोसेस.
तो जब एट द एंड में रिगार्डिंग द एंटायर प्रोसेस अगर आप यहाँ पर उसका निरूपण निकालना चाहते हैं, इवैल्यूएशन करें ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सपेक्ट, तो वो हमारा इवैल्यूएशन कहलाता है। इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस जो क्रिटिकली एग्जामिन करता है प्रोग्राम को, इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम्स एक्टिविटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम्स, तो वो इवैल्यूएशन के अंदर है। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट में अगर असेसमेंट आपकी क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहता है तो इवैल्यूएशन आपकी क्वालिटी को जज करता है ओवरऑल। बोथ अगर क्राइटेरिया देखा जाए, बोथ के अंदर रिक्वायर करता है क्राइटेरिया जो यूज करता है मेजर करने के लिए एविडेंस ड्रिवन। ongoing assessment is ongoing, positive, individualized, valuable and provides a feedback. on the other side evaluation वो क्लोजर देती है, मतलब ओवरऑल एक सामने पिक्चर आपके सामने रख देती है कि ये है आपका आउटकम निकला है एट द एंड। जजमेंटल है, अप्लाइड होता है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड जो भी हमारे शॉर्टफॉल्स होते हैं जो हमारे प्रोसेस में रहे तो वो उसको यहाँ पर एग्जामिन करके बताता है। तो ये दोनों प्रोसेस में ये डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। Now, apart from this evaluation and assessment, there is another concept which is known to be the different types of assessment. जैसे कि assessment for learning, assessment of learning and assessment as learning है, जिसमें formative में आप पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर improve करना अपनी learning को, अपने work को ongoing तरीके से, immediate feedback दे रहे, immediate direction दे रहे अपने learner को। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जो आपके साथ स्कूल्स में सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, एट द एंड ऑफ द वर्क, एट द एंड ऑफ द यूनिट ऑफ वर्क, ये देखना कि आपने क्या प्रोडक्टिव आउटकम देखा दिया और किस तरीके से अपनी जो प्रोफिशिएंसी है, मास्टरी है, वो आपने गेन करी किसी पर्टिकुलर एक्सपेक्ट में। और असेसमेंट एज लर्निंग जो ऑन गोइंग प्रोसेस में, डायग्नोस्टिक प्रोसेस में, व्हेन यू आर टेकिंग द इनिशिएटिव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम and also to measure your progress and simultaneously you are taking the certain kind of initiative कि जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को ongoing तरीके से सॉल्व कर सकते हो और वीकनेसेस को यहाँ पर हटा सकते हो। इनके अलावा हमारे पास कई तरीके के टाइप्स ऑफ असेसमेंट है। दिस डिफाइंस द नेचर ऑफ असेसमेंट, ये आपका सारा नेचर है असेसमेंट ऑफ एज। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब इसके अंदर वन बाय वन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ते हैं, जैसे प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, क्राइटेरिया है, या नॉर्म रेफरेंस है, या इप्सेटिव है, जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेटिव काइंड ऑफ असेसमेंट, यानी कि जिसमें आप आकलन कर रहे हैं रचनात्मक तरीके से, ऑनगोइंग तरीके से, तो जिसमें इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, फॉर, फॉर्मेटिव, अनग्रेडेड एंड इनफॉर्मल। For example, if the teacher asks you the question regarding the concept and in the response to that you are giving the right answer, so the teacher giving you the appreciation. तो जब टीचर ने कुछ फीडबैक दिया आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऑनगोइंग, तो उसके बेसिस पे एक असेसमेंट आपका हुआ कि आपको कितना समझ आया उस करंट मोमेंट पे। तो फॉर्मेटिव काइंड ऑफ असेसमेंट, इसका एम है प्रोवाइड करने का बोथ द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर विद द गॉज ऑफ वेयर देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एट द करेंट मोमेंट। सो ये अनेबल करता है इंस्ट्रक्टर को कि वो एडजस्ट कर सके अकॉर्डिंगली टू मीट द एमर्जिंग नीड्स ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर आपके पास ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर यू आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट। सपोज देयर इज अ वन क्वेश्चन कि यहाँ पे डू आई नीड टू री एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट डिफरेंटली। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या मुझे ये जो कंसेप्ट है उसको क्या डिफरेंटली तरीके से ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या डू आई नीड टू बैक ट्रैक द 2 स्टेप्स एंड कैच एवरीवन अप टू द वेयर वी आर नाउ। तो ये जो क्वेश्चन है ये इमीडिएट तरीके से इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर टीचर कुछ कंसेप्ट पढ़ा रही है, सामने से किसी बच्चे का कोई डाउट है, तो ऑनगोइंग वे में टीचर ट्राइंग टू डिफाइन कि उसका क्या आंसर हो सकता है, किस तरीके से टीचर उसको री एक्सप्लेन करके और अच्छी तरीके से समझा सकती है बाय गिविंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालॉजीज। तो वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ सकता है। Am I clear? I hope ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। दूसरा है हमारे पास समेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक आकलन करना। अब यहाँ पर जो योगात्मक आकलन किया जा रहा है इसमें हम यहाँ पर एट द एंड जजमेंट कर रहे हैं, यानी कि टर्मिनल नेचर है। पूरे प्रोसेस को खत्म करने के बाद एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एट द एंड ऑफ द हमारे पास कंस्ट्रक्टिव जजमेंट क्या रही, तो वो समेटिव असेसमेंट में आएगा, यानी कि योगात्मक आकलन करना। Done at the end of the course of instruction to know to what extent the objectives previously fixed have been accomplished. So the main objective of the summative evaluation is to assign the grades to the people. Formative में आप grades नहीं देते, verbally you are taking the appreciation, you are giving the appreciation to your students कि अगर उन्होंने काम अच्छा किया है
तो वेल वेल गुड कहा, उनको कह दिया, एक्सीलेंट कह दिया, शाबाशी कुछ दे दी। लेकिन समेटिव असेसमेंट में एक फॉर्मल काइंड ऑफ इवेलुएशन होता है, जिसमें आप एट द एंड उनको ग्रेड्स देते हैं, उनके परफॉर्मेंस के प्रति उनको नंबर्स देते हैं, ग्रेड्स देते हैं। तो हमारे पास समेटिव असेसमेंट एट द एंड चलता है। इसके अलावा फॉर्मेटिव एंड समेटिव के अंदर हम कई तरीके से ये असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करूं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में आप क्विजेस, ऑब्जर्वेशंस, टी चार्ट्स को क्रिएट करते हुए, वेन डायग्राम्स को क्रिएट करते हुए, स्टूडेंट के क्लास वर्क एंड होमवर्क देखते हुए, राइटिंग्स एंड एग्जिट टिकट्स देखते हुए, हेल्प करते हुए टीचर्स को कि वो मॉडिफाई कर पाए फ्यूचर लेसन प्लानिंग को, तो उसके लिए इमीडिएट फीडबैक मिलते हुए क्लासरूम्स में, तो ये पॉसिबल है। लेकिन समेटिव काइंड ऑफ इवैल्यूएशन में आप यूज करते डिटरमाइन करने के लिए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम व्हाट द स्टूडेंट्स नो एंड डू नॉट नो एट द एंड ऑफ द यूनिट और अ चैप्टर टेस्ट, कितना बच्चे ने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे स्कोर्स दैट आर यूज्ड फॉर द अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आता है। ठीक है, तो हमारे पास एट द एंड ये चलता है। साथ के साथ डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन होता है। इस नैदानिक मूल्यांकन के अंदर इसका जो मेन पर्पस होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने का, इंक्वायर करने का कि क्या क्या डिफिकल्टीज बच्चा फेस कर रहा है। तो सपोज अगर हम यहाँ पर बच्चे को कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत आ रही है, सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो उस केसेस में इन द रिस्पॉन्स टू दैट व्हाट काइंड ऑफ द रेमेडियल एक्शंस दैट द टीचर कैन टेक इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो वो अलग से या तो बच्चे के लिए कोई अलग सेशन रख सकती है, डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर हो सकता है, एक्स्ट्रा पीरियड यहाँ पे टीचर्स लगा सकती है उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज अ काइंड ऑफ असेसमेंट दैट जिसमें आप इंडिविजुअल्स की वीकनेसेस को रिवील करें और डायग्नोस करें है, ताकि आप उसके कोर्स ऑफ द स्टडी को, सर्टन कोर्स ऑफ द स्टडी को समझ सके, इन अ सर्टन कोर्स ऑफ द स्टडी के ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ रेमेडियल एक्शंस आप प्रोवाइड कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर pupil find difficulty to compute the problems on the ratio and proportion, so it does not necessarily mean that they do not about the method, but there are certain kind of things जिसके बारे में उसको नहीं पता, कुछ रेमेडियल एक्शंस लेने की जरूरत है, मल्टीप्लिकेशन सिखाने की जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाने की जरूरत है। क्योंकि अगर रेशियो प्रोपोर्शन करते हैं तो उसके अंदर बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो आप इनके रेमेडियल एक्शंस प्रोवाइड करते हुए बच्चे की मदद कर सकते हैं और बच्चा यहाँ पर उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, समझ सकता है। डायग्नोस्टिक के अलावा एक प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। प्लेसमेंट असेसमेंट ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसका एप्टीट्यूड चेक करते हुए प्लेस किया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर किसी कोर्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक प्री रिक्विजिट स्क्रीनिंग करी जाएगी आपकी, क्या आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एप्टीट्यूड। तो उसमें आपके पास प्लेसमेंट असेसमेंट होगा। तो प्लेसमेंट असेसमेंट इज अ प्लेस जिसके अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल को क्या किसी कोर्स में या किसी एकेडमिक प्रोग्राम में प्लेस करने के लिए एक प्री रिक्विजिट स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बिफोर द कोर्स एडमिशन यहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है। एक इंटरिम असेसमेंट होती है, अंतरिम आकलन, जैसे कि आपका पीरियोडिकल असेसमेंट, ये जैसे यूनिट टेस्ट हुआ करते थे, कोई यूनिट पढ़ा दी उसके बाद आपका यहाँ पे कोई टेस्ट लिया जा रहा है पीरियोडिकली तरीके से, तो वो इंटरिम काइंड ऑफ असेसमेंट के अंदर आता है, विच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट वेदर स्टूडेंट्स आर इन देयर लर्निंग प्रोग्रेस एंड डिटरमाइन वेदर दे आर ऑन देयर ट्रैक टू परफॉर्मिंग द वेल ऑन द फ्यूचर्स असेसमेंट सच एज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड द एंड ऑफ द कोर्स एग्जाम। तो वो हमारा इंटरिम काइंड ऑफ असेसमेंट का पार्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट मीन्स व्हाट, दैट whenever you are the one person who are comparing your performance with the last one, कि जिसमें आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप अपनी आज की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो आपने परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर दी है, अब उसमें जब नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आपका कितना प्रोग्रेशन रहा, तो वो इप्सेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा। Ipsative assessment are one of the type of assessment as the learning that compares the previous results with the second try. So for example अगर मैं आपको कोई टेस्ट दूँ और आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप किस तरीके से सांख्य फिलॉसफी के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, तो आप सांख्य फिलॉसफी के बारे में आपने पहले रिवाइज करा कंसेप्ट को, उसके बारे में डिस्क्राइब करा, तो आपने क्या क्या कमी महसूस करी कि उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज मिसिंग थी या कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं करे थे। बट आफ्टर द पीरियड ऑफ सम टाइम when I will take a same test with you कि अगेन आपको रिवाइज करने के लिए कहूँ
और आप वहाँ पे सांख्य फिलोसफी के रिगार्डिंग मेरे को फिर से वो क्वेश्चन लिख के दिखाए, तो उसके बेसिस पे आपका जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है और प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसमें क्या अंतर रहा, तो हम उसको यहाँ पर जज कर सकते हैं बाय टेकिंग द इप्सेटिव असेसमेंट, अपनी ही खुद की परफॉर्मेंस को कि हम कितना बेटर कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो वो सारा इप्सेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर हम पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज का सारा लेकर अपनी परफॉर्मेंस को प्रायर परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 एग्जाम आपके हैं जिसमें उड़ीसा एसएसबी का और एक आपका वेस्ट बंगाल सेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि यूजीसी नेट का भी एक सबसे फेवरेट टॉपिक है, लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट के अंदर मानदंड संदर्भित आकलन में हम यहाँ पर प्रोसेस की बात करते हैं। तो अगर हम क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट कर रहे हैं तो क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट में व्हेन यू ट्राइंग टू सी योर अंडरस्टैंडिंग and your performance with a pre-specified criteria, when you're trying to judge your performance with a pre-specified criteria without the reference to the achievement of others, so that defines the criteria reference assessment. means what कि जब आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को किसी क्राइटेरिया से कंपेयर करें, अब जैसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने का क्राइटेरिया क्या है, 55% से ज़्यादा, अगर 55% आए हैं आपके एंट्रेंस टेस्ट में, सो नाउ यू आर एलिजिबल टू गिव द इंटरव्यू एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू प्रोसीड टुवर्ड्स इन नेक्स्ट स्टेप। तो उस केसेस में जब आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को कि अगर आपके पीएचडी में 55% मार्क्स आएंगे एंट्रेंस में तो ही यू आर एबल टू मूव टुवर्ड्स फर्दर, तो वो क्राइटेरिया काइंड ऑफ रेफरेंस असेसमेंट है, क्राइटेरिया रेफरेंस, जिसमें आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आता है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में अब अपनी खुद की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों के कंपेयर करते हुए देख रहे हैं। जैसे कि क्लासरूम में होता है कि आपके क्लास में हाईएस्ट स्कोरर था, अगर 90 मार्क्स का टेस्ट है उसमें से हाईएस्ट स्कोरर के 85 आए, जिसने 85 यहाँ पे अटेन करे आउट ऑफ 90, सो वेयर यू आर लाई, आप यहाँ पर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उस हाई स्कोरर के कंपैरेटिवली। तो जब कंपेयर किया जाता है बच्चों को कि हाईएस्ट मार्क्स के कंपैरेटिवली आपके कितने रहे, तो उसमें नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होता है, एनआरटी जिसको कहा जाता है। जैसे कि हमारा एक यूजीसी रेट का एग्जाम भी एनआरटी बेस्ड है, कि जिसके अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस को ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल कंपेयर कर रहे हैं कि आप कितने प्रतिशत अबव है कितने केसेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर 80th परसेंटाइल आपका मार्क्स आया तो यू आर 80th परसेंटाइल अबव, बाकी आपके नीचे 80th परसेंटाइल के नीचे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपसे कम मार्क्स अटेन करे हैं, तो उसके बेसिस पे नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट आता है। तो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट is a method of evaluation that produces the results allowing an educator to see if a student or a group of the students have performed better or worse than a control reference group। तो वो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट का पार्ट बनता है। इसके एग्जाम्पल्स है स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस, और साथ के साथ क्लासरूम्स के अंदर जैसे कि एक्सेलेंट वाले जो बच्चे हैं तो उसको टॉप 10 स्कोरर है क्लास के, बी ग्रेड उनको दिया जा रहा है जो नेक्स्ट 20% है स्टूडेंट ऑफ द क्लास के, सी ग्रेड उनको दिया जा रहा है जो कि नेक्स्ट 30% जिन्होंने यहाँ पर स्कोर किया है। तो इस तरीके से आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का सहारा लेते हैं, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट करते हैं। एम आई क्लियर टू यू ऑल? तो आई होप यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ आया होगा आपको, व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विच इज नोन टू बी व्हाट, द असेसमेंट जो आप कंपेयर कर रहे हैं विद अदर्स। ऑन द अदर साइड इन स्टैंडर्ड जो आपका है, यानी कि जो दूसरा आपका जो कहला रहे हैं क्राइटेरिया में, तो वो स्टैंडर्ड काइंड ऑफ असेसमेंट है। और एब्सोल्यूट काइंड ऑफ ग्रेडिंग है, इसको एब्सोल्यूट ग्रेडिंग भी कहते हैं, इसको लिख लेना, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को किसी ग्रेड से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट, और यहाँ पर रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, मतलब कंपैरेटिवली, रिलेटिव मतलब कंपैरेटिवली। तो ये दोनों चीजें इसमें आती है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस। नाउ कि सभी तरीके की असेसमेंट हुई। नाउ अब हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
फ्रॉम यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव। इन सभी तरीके के असेसमेंट करने के बाद नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, प्लेसमेंट, इप्सेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव. Now there is another aspect which is known to be sampling. This is a topic which is related to the research. यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से ये यूजीसी नेट का भी पार्ट से रिलेटेड है जिसमें सैम्पलिंग आता है, और उड़ीसा एसएसबी के टॉपिक के अंदर ये आपका मिसलेनियस टॉपिक है. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच इज नोन टू बी व्हाट इज अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग विच इज एक्ट एज एन संभाव्यता, मतलब कितना संभावना है कि आपके जो सैंपल कौन बन सके, कौन आपका रिस्पोंडेंट बन सके. तो जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ, probability that represents probability kind of sampling that represents this simple random sampling when you are giving the equal fair chance to everyone कि वो आपकी स्टडी में इंक्लूड हो सके. on the other side there is non probability sampling. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें आपका हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग है या कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसको यहाँ पर कह रहे हैं. यहाँ पर दो तरीके की सैम्पलिंग है. प्रोबेबिलिटी में जिसमें आपके पास इसके एग्जांपल्स है जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. on the other side non probability sampling when you are not giving the equal fair chance to everyone to include in your study, but instead you are maintaining the criteria that certain students should be come in your study at the certain place. तो उसके अंदर कोटा, पर्पसिव, वॉलेंटियर एंड हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग आ जाती है. तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जिसमें आपके पास कोटा है तो इसके अंदर हम कुछ कोटा निर्धारित करते हैं. जैसे कि अगर मुझे एक ऐसी रिसर्च करनी है जिसमें मैं देखना चाहती हूँ कि जिनका इनकम ग्रुप जो बीपीएल है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से एग्जिस्ट करते हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन में आने वाले लोग कितने प्रतिशत है, तो मैं कोटा डिसाइड कर देती हूँ कि इतने प्रतिशत है वो लोग. बीपीएल में इतना है, एचआईजी में इतना है, हायर इनकम ग्रुप इतने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं वो कितने हैं, तो मैंने कोटा डिसाइड कर दिया. एससी, एसटी, ओबीसी, जर्नल, इस तरीके से. पर्पसिव में क्या होता है, हम यहाँ पर क्राइटेरिया लेकर चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू कलेक्ट द डेटा ओनली विद द पेरेंट्स जिनके बच्चे 5 से 6 साल तक के हैं. तो जिनके बच्चे 5 से 6 साल तक के हैं तो हमने क्राइटेरिया पहले से फिक्स कर दिया, तो वो पर्पसिव के अंदर आता है. इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं. हम जजमेंटल बन चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग सैंपल ले रहे हैं. साथ के साथ आपके पास एक आता है, इसको अगर देखा जाए तो एक वॉलंटियर काइंड ऑफ सैम्पलिंग होती है, सेल्फ सिलेक्शन, यानी कि या तो आप सैंपल को अपनी तरफ से सिलेक्ट करते हैं या फिर एक चेनिंग चलती है. जैसे कि आपका वो सबसे अच्छा एक एग्जांपल है कि एक की मदद करे, आप 3 और की मदद करें, 3 की मदद करेगा, तो ये चेन बन रहा है. तो जब आपके पास एक रिस्पोंडेंट फील करता है कि जब एक सैंपल साइज बहुत कम है और वो सैंपल साइज को बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे और ऐसे लोग मिल जाए जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को बेयर कर रहे हैं, तो उस केसेस में ही इज टेकिंग द रेफरेंस एंड ही आर टेकिंग द हेल्प ऑफ देयर रिस्पोंडेंट्स कि आप जैसे रिस्पोंडेंट जैसे ही और लोग उसको मिल सके. तो जैसे कि अगर मैं देखना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसा है बच्चे की अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट में, सो इन दैट केस यहाँ पर पेरेंट्स ऐसे देखना चाहते हो जो 5 से 6 साल के हैं. तो 5 से 6 साल वाले पेरेंट्स से अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, मान लो 20 लोगों से मैंने डेटा कलेक्ट करा, अब वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे और नीड फील हो रही है, तो मैं उन्हीं 20 लोगों से बोलूँगा कि आप जैसे ही पेरेंट्स मुझे और मिलवा दें, कि जो आप जिनके 5 से 6 साल तक के बच्चे और आप जैसे पेरेंट्स हैं तो उनसे आप मुझे हेल्प करवा दीजिए और डेटा मुझे कलेक्ट करवा दीजिए. तो जब इस तरीके की चेनिंग होती है, रेफरेंस होता है, तो वो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाती है. स्नोबॉल सैम्पलिंग जिसको कहा जाता है. ठीक है. सेल्फ रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है, यानी कि सेल्फ सिलेक्शन हम करते हैं अपने अनुसार डेटा क्राइटेरिया डिसाइड करते हुए. एक होता है हैप्पैजार्ड, यानी कि कन्वीनियंस, जो मिल जाए आपकी स्टडी में वो आपकी स्टडी का पार्ट बन जाता है. अब जैसे कि आप देखना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में कि विमेन का एम्पावरमेंट है, तो विमेन के एम्पावरमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, तो कोई भी विमेन मुझे मिल जाएगी तो मैं उस विमेन से डेटा कलेक्ट कर लूँगी. मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक एज ग्रुप मैंने सेट नहीं करा, वट एवर द वुमेन इज देयर, तो मैं उनसे यहाँ पे डायरेक्टली उन महिला शक्तिकरण के बारे में पूछ के कि उनका क्या परसेप्शन है तो डेटा मैं कलेक्ट कर लूँगी. तो एक तरीके का हैप्पैजार्ड कन्वीनियंस काइंड ऑफ सैम्पलिंग वो हो जाएगा. ठीक है. साथ के साथ ये जो पर्पसिव काइंड ऑफ सैम्पलिंग है विच इज नोट टू बी द हेट्रोजीनियस पर्पस. आपके हेट्रोजीनियस पर्पस हो सकते हैं, एक्सट्रीम केस पर्पस हो सकते हैं, होमोजीनियस पर्पस हो सकते हैं, क्रिटिकल केस पर्पसिव हो सकता है.
टिपिकल और थ्योरेटिकल हो सकता है। मतलब ये इसका एक एग्जांपल है। मतलब पर्पसिव की बात करें तो पर्पसिव आप अपने हेट्रोजेनिटी के बेसिस पे, यानी कि जब आपके अंदर रिस्पोंडेंट्स अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग व्यवहार के हैं। एक्सट्रीम केस पर्पसिव यानी कि जब केस आपका बहुत ही एक्सट्रीम है, मतलब ऐसा जो कि मिलने में दिक्कत आ रही है, तो एक्सट्रीम केस पर्पसिव में भी हम यहाँ पर सैम्पलिंग का सहारा ले सकते हैं। टिपिकल केस पर्पसिव यानी कि कुछ लोग आपके टिपिकल है, जैसे कि अगर मैं ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूँ, दैट इज नोट टू बी टिपिकल केस पर्पसिव, कि वो टिपिकल उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, उधर ही पाए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि उड़ीसा में कोई गांव है, तो उन गांव के लोगों का जो क्या एक प्रैक्टिसेस है बच्चों को पालने की, तो उस गांव के लोगों से ही मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, तो एक तरीके का टिपिकल केस पर्पसिव। थ्योरेटिकल में आपका जनरल है, और क्रिटिकल केस पर्पसिव यानी कि जब क्रिटिकलिटी है डेटा को मिलने की, तो क्रिटिकल केस है। क्रिटिकल और एक्सट्रीम केस हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही वे में बात करते हैं किसी ना किसी वे में, कि एक्सट्रीम यानी कि जो ऐसा केस जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है, जिसको ढूंढने में दिक्कत आ रही है। क्रिटिकल है तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। ये सारा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। एक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें यहाँ पर कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, हम यहाँ पर जजमेंटल नहीं है, हम इक्वल चांस दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं देखना चाहती हूँ, अर्बन स्कूल्स के ऊपर स्टडी करना चाहती हूँ कि अर्बन स्कूल्स में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किस तरीके से है, तो उस केस में मैंने यहाँ पर रेंडमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करा। जो भी ब्लॉक में, क्लस्टर्स में स्टेट लेवल के मुझे स्कूल्स मिल जाए, नेशनल लेवल के स्कूल्स मुझे मिल जाए, तो मैं उनसे साइंस से डेटा कलेक्ट कर सकूंगी, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिस्टमेटिक में हर एनथ बच्चा, जैसे कि मुझे एक रॉ में 10 बच्चे हैं, तो उस रॉ में 10 बच्चों में से हर एक दूसरे बच्चे से उनका पर्सपेक्टिव जानना है, तो वो एनथ एनथ टर्मिनोलॉजी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर आती है, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग जिसको कहते हैं। एक है स्ट्रैटिफाइड, जब आप पूरे पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में बांटते हैं, जैसे SC ST OBC जनरल, आपने स्ट्रेटा में बांट दिया। अब उन स्ट्रेटा में से आपने एक एक पर्सन को उठाया, तो वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बनता है। जैसे इस तरीके से, जैसे आप पूरी पॉपुलेशन है आपकी, उस पूरी पॉपुलेशन को आपने ऑन द बेसिस ऑफ SC ST OBC बांटा। अब उसमें से हर एक पर्सन, SC का 1% उठाया, ST का 1% उठाया, OBC का 2% उठा लिए, तो और उसके रिगार्डिंग सैंपल बन गया, तो वो मेरा स्ट्रैटिफाइड काइंड ऑफ सैम्पलिंग कहलाता है। एक है आपका जिसमें आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब इसमें पूरा ग्रुप उठता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इंडिया की बात करूँ, इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो पूरे हिंदू है, कितने मुस्लिम्स है, कितने सिख है, कितने ईसाई है, तो उसके बेसिस पे पूरा ग्रुप उठाए, हिंदू ग्रुप, मुस्लिम्स ग्रुप, यहाँ पे सिख कम्युनिटी का ग्रुप उठा लिया, तो ये सारे क्लस्टर्स में कहलाते हैं, यानी कि ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप जो हम लेते हैं। तो जब ग्रुप में है, रैंडम क्लस्टर है, तो वो आपका क्लस्टर कहलाता है। एक होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन फर्दर एक्सटेंशन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें जैसे आप स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से विलेज, विलेज से हाउस होल्ड, इस तरीके से आप बांटते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो वो मेरा मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है। जब टोटल पॉपुलेशन को स्प्लिट किया जाता है इनटू वेरियस क्लस्टर्स, और फर्दर उसको स्प्लिट करा जाता है, एक साथ पुट टुगेदर किया जाता है इन द मल्टीपल सब ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो मेरा मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक में इसमें ना डिफरेंस है क्लस्टर सैम्पलिंग में और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बनता है कि नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स बनते किस में है, तो नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स बनने वाले जो कंसेप्ट है वो हमारे नेचुरल तरीके से क्लस्टर में बनते हैं, और वो आपका होमोजीनस होता है नेचर, क्योंकि एक जैसे मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले लोग। ऑन दी अदर साइड अगर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात करें, तो स्ट्रैटिफाइड के अंदर स्ट्रेटा बनता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन चलता है, लेकिन ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज के हेट्रोजीनियस है। तो स्ट्रैटिफाइड, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड क्लस्टर विच इज नोन टू बी होमोजीनियस इन नेचर, क्योंकि उसमें कोई ग्रुप बनता है तो ग्रुप के अंदर के लोग एक जैसे हैं। जैसे हिंदू लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग हिंदू है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मुस्लिम्स है, तो उसमें क्लस्टर अगर बन रहा है तो होमोजेनिटी। स्ट्रैटिफाइड में क्या है, स्ट्रेटा बांटा जा रहा है, SC ST OBC जनरल, तो SC में से एक पर्सन उठाया, OBC में से एक पर्सन उठाया, तो दोनों पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो इसके बेसिस पे स्ट्रैटिफाइड हमारा कह सकता है एक हेट्रोजीनियस है इन नेचर, क्लस्टर इज होमोजीनियस, स्ट्रैटिफाइड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। साथ के साथ ये अलग अलग तरीके की आपके एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि कुछ एडवांटेजेस अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, तो ये ईजियर होता है अंडरटेक करने के लिए।
लेसर डिग्री ऑफ फ्री कंसीव नोशंस होता है, मतलब इसमें कोई जजमेंट पास नहीं करी जाती, आप बायस नहीं होते, आपको जो डेटा मिला आपने उसको रैंडमली सेलेक्ट करा। रिसर्च फाइंडिंग्स हाईली रिलायबल होती है। सैम्पलिंग एरर कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, एस्टिमेट कर सकते हैं एक्यूरेटली तरीके से। सैंपल का एरर आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। और सैंपल एरर क्या है, जब सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पॉपुलेशन के, तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं। इसमें इजिली परफॉर्म हो सकता है, नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको परफॉर्म कर सकता है। कोई सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक बायस नहीं होती। लेकिन डिसएडवांटेजेस में देखा जाए तो मोनोटोनियस है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मोनोटोनियस, एक जैसे सीध में चल रहे हैं, कुछ वैरायटी नहीं है। ऑन द अदर साइड चांसेस होते हैं कि स्पेसिफिक क्लास चूज कर सके, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हायर होती है, मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं यहाँ पर इनकी बात करूँ, जितने भी हमारे पास जो सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, रेफरेंस सैम्पलिंग यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये आपके लेस एक्सपेंसिव है, हाईली टाइम इफेक्टिव है और सैम्पलिंग मेथड्स यहाँ पे इजी होता है। लेकिन इसके अपने भी नुकसान हैं। ओनली एक्सेसिबल डेटा ही या एक्सेसिबल इंडिविजुअल्स को ही चूज किया जाता है। टू मच डिपेंडेंसी होती है रिसर्चर्स के जजमेंट्स पे, बायसनेसेस आ सकती है सिलेक्ट करने के लिए यूनिट में। इफेक्टिवनेस को ये फोकस नहीं करता, इंस्टेंट थ्राइव करता है सिंप्लिसिटी पे। तो यहाँ पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे भी है। साथ के साथ ये जो कोटा और डायमेंशन सैम्पलिंग के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। सी ये जो पर्पसिव सैम्पलिंग, जैसे मैंने आपको कहा, जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। ऑन द अदर साइड एक कोटा सैम्पलिंग होती है, कोटा सैम्पलिंग और डायमेंशन सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में जो कोटा को बांट रहे हैं, जैसे कि 55% लोग एससी है, 42% लोग एसटी है, इस तरीके से, तो यहाँ पे कोटा में कोटा बांट दिया। ऑन द अदर साइड जब हम कोटा के अंदर फर्दर एक्सटेंशन कर रहे हैं, फर्दर उसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कैटेगरीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो मेरा डायमेंशन सैम्पलिंग के अंदर आ जाता है। डायमेंशन सैम्पलिंग जिसके अंदर रिसर्चर टेक्स करता है इनटू द अकाउंट सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे जेंडर, इनकम, रेजिडेंस। अब जैसे कि एससी लोग हैं, एससी का इनकम, एससी का एज ग्रुप, एससी की एजुकेशन, एससी का जेंडर, तो वहां पर डायमेंशन सैम्पलिंग हो जाएगी। जब उसका भी एक्सटेंशन किया जाए, उसको और बांटा जाए, तो वो हमारा डायमेंशन सैम्पलिंग का पार्ट बनता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सभी तरीके की सैम्पलिंग है। ध्यान रखना, कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हम यहाँ पर एक तरीके से एक्सीडेंटल भी कह सकते हैं। काफी बार आ जाता है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर। तो एक्सीडेंटल में आपका जो भी सैंपल बन रहा है, आपने एक्सीडेंटली तरीके से उसको यूज कर लिया, कन्वीनियंटली तरीके से जो आपको मिल गया आपने उसको अपने स्टडी के अंदर इंक्लूड कर लिया। जैसे कि आपका टॉपिक बहुत ही जनरल है, आप महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा लोगों का क्या विचार है उसके प्रति, तो उसमें कोई भी महिला आपको मिल जाएगी। आपको किसी एज ग्रुप को तो डिफाइन नहीं करना, हर एक तरीके की महिला जो आपकी है 18 वर्ष से ज़्यादा, तो वो आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, रेफर में रेफरिंग होगा, सिस्टम होगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सेशन कैसा लगा है अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना। और साथ के साथ यहाँ पे आपका ऑफर भी चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास ऑफर ये चल रहा है कि जिसमें आप दिवाली का जो एक ऑफर है वो ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हो। उस ऑफर के बेसिस पे यू कैन गेट द 10% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी कोर्स। और उस 10% डिस्काउंट को अवेल करने के बाद यू आर एलिजिबल टू टेक द कोर्स ऑन द लेस प्राइजेस। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और हालांकि आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है 12, आपको ये जो 3 दिसंबर है आपको एग्जाम है उड़ीसा एसएसबी का। तो अगर आप चाहते हैं कि एक साथ सारी चीज़ें आपको कंपाइल्ड वर्जन में मिल जाए, क्योंकि सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, ओनली वी आर लेफ्ट विद द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो अगर आप चाहते हैं उसको लाइव अटेंड करना, ज्वाइन करना, तो उसके लिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ आई एम राइटिंग हियर माई नंबर, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9821711741, which might be display in your screen as well। तो आप उसको देख के आप कांटेक्ट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स डिटेल्स। नहीं तो बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी और ऐप के थ्रू मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।